हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। पाइथन की पॉपुलैरिटी आज बहुत ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसे सीखना और इसमें कोड करना बहुत ज़्यादा आसान है। और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आदि में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। पाइथन एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे गाइडो वान रज़म ने डेवलप करके 1991 में रिलीज़ किया था और आज के समय में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्ल लैंग्वेज के जैसे पाइथन का जो सोर्स कोड है ये भी अवेलेबल है GNU जनरल पर्पस लाइसेंस के तहत। पाइथन में हम वाइट स्पेसेस इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेंटेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंटेशन फाइल के अंदर इंडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरेटिव इसमें कर्ली ब्रैकेट्स या फिर जो टर्मिनेशन सिंबल है सेमीकोलन इसका इस्तेमाल नहीं होता और ब्रैकेट्स और सेमीकोलन की जगह पे यहाँ वाइट स्पेसेस का इस्तेमाल होता है। पाइथन में कोड करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोड करने का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही शॉर्ट होता है क्योंकि इसमें दूसरे लैंग्वेज के जैसे जैसे कि हमने बात करी ब्रैकेट्स और सेमीकोलंस और पंक्चुएशंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो इससे कोड में लिखने में और उसे समझने में आसानी होती है। आइए देखते हैं पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में। पाइथन इजी टू लर्न है, इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन और इसकी बहुत बड़ी एक विस्तृत लाइब्रेरी सपोर्ट भी है। जैसे कि अगर आप GUI प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं पिप फैसिलिटी की सहायता से। अगर आप डेटा फ्रेम्स पे काम करना चाहते हैं, डेटा साइंस पे काम करना चाहते हैं, एरेज पे स्पेशली काम करना चाहते हैं या विजुअलाइजेशन जनरेट करना चाहते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। इसी तरीके से दोस्तों पाइथन इंटरैक्टिव मोड पे भी काम करता है, पोर्टेबल है, सभी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पाइथन वर्क करता है, एक्सटेंडेबल है। जैसे कि हमने बात करी आपको जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत है आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पीसी पे उसको अगर आप और लाइब्रेरीज को ऐड करके एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। पाइथन डेटाबेसेस के साथ भी काम करता है। इसमें दोनों तरीके के डेटाबेस के साथ पाइथन काम करता है, सीक्वल डेटाबेसेस के साथ में भी और नो सीक्वल डेटाबेसेस के साथ में भी। सीक्वल डेटाबेसेस में जैसे कि एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है और भी काफ़ी सारे एसक्यूएल के वर्जन ओरेकल और इसी तरीके से नो सीक्वल डेटाबेसेस में मोंगोडीबी के साथ भी वर्क करता है। दोस्तों पाइथन GUI प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो टिकेंटर इसकी एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि मेन्यूज़ ऑप्शंस के साथ में क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशंस। पाइथन स्केलेबल है और ओपन सोर्स भी है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं आज जो पाइथन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि गूगल है, गूगल अपने सर्वर साइड ऑफिशियल पेजेस बनाने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और फेसबुक जो है वो उसके लिए ये तीसरी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम भी पाइथन का इस्तेमाल करता है, इसमें जेंगो वेब फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। स्पॉटिफ़ाई जिसका आप भी म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, नए-नए तरीके के म्यूज़िक, नए-नए तरीके के जनरेज़ आप स्पॉटिफ़ाई पे सुनते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है पाइथन का ही। ऐसे ही नेटफ्लिक्स भी पाइथन का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पॉटिफ़ाई यूज़ करता है।
ड्रॉपबॉक्स और रेडिट भी पीछे नहीं है, ये भी पाइथन का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। एक जो ड्रॉपबॉक्स है, ये तो अपने डेस्कटॉप क्लाइंट के लिए यूज़ करता है पाइथन का, और रेडिट की तो सॉफ्टवेयर बैकबोन है पाइथन। दोस्तों ऐसे ही कुछ पाइथन एप्लीकेशंस बहुत सारे डोमेन्स में, कहाँ-कहाँ पर, किन डोमेन्स में पाइथन एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, काम करती हैं। वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी पाइथन काम करता है, गेमिंग में, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन में, डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप की एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस के लिए, बिजनेस एप्लीकेशंस, ऑडियो और वीडियो एप्लीकेशंस के लिए, कैड एप्लीकेशंस में और एम्बेडेड एप्लीकेशंस में भी पाइथन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों अभी तक हमने पाइथन के फीचर्स और उसके अलग-अलग डोमेन्स देखे कि कैसे पाइथन कहाँ-कहाँ पर काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे पाइथन इंटरफेसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे और कैसे आप पाइथन को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं अपने पीसी पे। तो दोस्तों पाइथन प्रोग्राम्स को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर एक एप्लीकेशन ही होती है जो हमारे पाइथन कोड या फिर स्क्रिप्ट की हर लाइन का सबसे पहले सिंटैक्स चेक करती है। अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो ये हमें एरर शो कर देती है, और अगर कोई गलती नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं होती, तो पाइथन इंटरप्रेटर हमारे पाइथन कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है, और इसके बाद पाइथन प्रोग्राम के बाइट कोड को भेजा जाता है पाइथन इंटरप्रेटर की पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, यानी कि पीवीएम के पास, जो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स के साथ पाइथन इंटरप्रेटर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको खुद अपने आप पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर में देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो पाइथन शेल भी है। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे तो पाइथन शेल और एक आईडीएलई भी है। हम दोनों में ही प्रोग्राम्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, और पाइथन विन भी है, ये सिर्फ़ विंडोज़ ओनली इंटरफ़ेस है पाइथन के लिए। तो सबसे पहले हम पाइथन शेल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पाइथन शेल क्या है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों पाइथन शेल एक कमांड लाइन टूल होता है जिसे हम पाइथन इंटरैक्टिव शेल भी कहते हैं। पाइथन इंटरैक्टिव शेल को हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिंगल पाइथन कमांड को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। और हम जैसे ही अपना पाइथन कमांड टाइप करते हैं और करने के बाद हमें उसे एग्ज़ीक्यूट करना होता है, तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कमांड को एग्ज़ीक्यूट करके तभी के तभी जस्ट कमांड के नीचे हमें आउटपुट शो कर देता है, और फिर नेक्स्ट कमांड का वेट करता है। नेक्स्ट कमांड का वेट कर रहा है पाइथन इंटरप्रेटर, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये 3 ग्रेटर दैन साइन शो करता है हमें, और उनसे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि अब पाइथन इंटरप्रेटर नेक्स्ट कमांड लेने के लिए तैयार है। दोस्तों पाइथन आप स्टार्ट कैसे करेंगे? पाइथन इंटरैक्टिव शेल आप ओपन कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब आप पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होते हैं, तो जैसे आप बाकी प्रोग्राम्स के लिए नेविगेट करते हैं स्टार्ट मेन्यू में, बिल्कुल वैसे ही आप विंडोज़ बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, और आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप पाइथन फाइंड आउट करेंगे। पाइथन फ़ोल्डर सर्च करने के बाद उसमें पाइथन ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो पाइथन के आपको कुछ मोड मिलेंगे, आईडीएलई भी वहाँ पर उपलब्ध होगा और शेल भी उपलब्ध होगा। तो आप जिसमें भी काम करना चाहें आप उसे ओपन कर सकते हैं।
दोस्तों ये तो हमने बात करी अभी पाइथन शेल के बारे में और अब पाइथन आईडीएलई क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों पाइथन आइडियली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले हमें आइडियली फ़ाइल को लॉन्च करना होता है और जैसे कि जो पाइथन शेल है ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो इंटरैक्टिव मोड के साथ काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम कोड को लिख भी सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। जब हमें कोड को सेव करना होता है, फ़ाइल का नाम हम जो भी दें लेकिन डॉट पाई एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी से पता लगता है कि ये पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल है। दोस्तों फाइल एक बार आप सेव कर देते हैं तो आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं या तो आप रन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं मेन्यू में और या फिर आप F5 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आपने फाइल को एग्जीक्यूट कर लिया, मान लीजिए उसके बाद आपको फाइल में कुछ बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो पाइथन आपको कभी भी चेंजेस करने के बाद बिना सेव किए फाइल को एग्जीक्यूट करना अलाउ नहीं करता। सबसे पहले आपको फाइल के चेंजेस को सेव करना होता है और उसके बाद ही आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों हम आईडीएलई के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आईडीएलई है क्या? आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि पाइथन इंटरप्रेटर में आपको पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला पाइथन शेल और दूसरा पाइथन आईडीएलई। तो आइडियली में आपको पाइथन शेल मोड के साथ-साथ पाइथन स्क्रिप्ट मोड भी मिलता है, जिससे आप पाइथन प्रोग्राम्स को टेक्स्ट फाइल में सेव, एडिट और रन भी कर सकते हो। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टार्ट मेन्यू में जाके आप पाइथन शेल को कैसे ओपन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आप आइडियली को भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आइडियली के स्क्रिप्ट मोड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में क्लिक करके न्यू फाइल को ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडियली इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक फाइल मेन्यू दिख रहा है। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम करना चाहते हैं और पूरा प्रोग्राम एक ही फाइल में बनाना चाहते हैं तो मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी और जहाँ पे आप जैसा भी पाइथन प्रोग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं और फिर उसे आप सेव करेंगे। सेव करते वक़्त आपको डॉट पाई एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है और फ़ाइल सेव करने के बाद आप उसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे F5 का इस्तेमाल करके। दोस्तों जब आप F5 का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर दिखाई देगा और आउटपुट फिनिश होने के बाद में कंट्रोल वापस से आपकी स्क्रिप्ट फाइल में लौट जाएगा। दोस्तों पाइथन प्रोग्राम में चेंजेस करने के लिए आपको वापस स्क्रिप्ट मोड में यानी टेक्स्ट एडिटर में ही प्रोग्राम फाइल में बदलाव करने होंगे और आप एक बार उन्हें सेव कर देंगे तो आउटपुट देखने के लिए आपको फिर से F5 का इस्तेमाल करना होगा। आप जब भी आइडियली यानी कि इंटरैक्टिव डेवलपमेंट दिस एनवायरनमेंट का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कई सारे फीचर्स उपलब्ध कराता है जैसे कि कलर कोडिंग रहती है प्रोग्राम कोड के लिए, डिबगिंग आप कर सकते हैं, ऑटो इंडेंटेशन होता है। ऑटो इंडेंटेशन कैसे कि जब भी आप यहाँ पर चाहे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएं या फिर कोई लूप का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर क्लास का भी इस्तेमाल किया गया तो उसको एंड करने के लिए आपको ये कॉलन ज़रूर लगाना पड़ता है। जब आप ये कॉलन लगाते हैं तो कॉलन लगा के जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंडेंट्स ले लेता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, तो उनमें जब आपको एक ब्लॉक स्टार्ट करना होता है तो उस पार्टिकुलर कंसेप्ट की इनिशियलाइजेशन के वक्त या उसके स्टेटमेंट की बिगनिंग के वक्त आपको कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करने होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट में ये कॉलन का इस्तेमाल करना होता है इफ़ के साथ, फॉर लूप के साथ, क्लासेस के साथ
और वो ऑटोमेटिकली उतने इंडेंट्स यानी कि उतने एक्स्ट्रा स्पेसेस ले लेता है। तो दोस्तों इसके बाद आइए देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप आइडियली ओपन करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में जाके पाइथन फाइंड आउट करेंगे और पाइथन से आइडियली ढूंढेंगे। आइडियली आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट हैं 3 जो कि ग्रेटर देन साइन से बने हुए हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट में काम करना है तो आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको सिंगल कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आप यहाँ पर भी कमांड टाइप करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सिंगल स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस की आपको इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। आउटपुट वाली लाइन में आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं मिलता। आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद प्रॉम्प्ट के साथ कर्सर वहाँ पे मौजूद रहता है, जो कि यही दर्शाता है कि वो पाइथन नेक्स्ट कमांड का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों प्रिंटिंग से भी कुछ ज़्यादा पाइथन में आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। प्रैक्टिकली ज़्यादातर यहाँ पर हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को एक ऑब्जेक्ट के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग्स को भी ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स भी हैं। तो मेथड्स जो भी आउटपुट आपको रिटर्न करते हैं किसी भी फंक्शन का उस स्ट्रिंग पे, उन सबको ये ऑब्जेक्ट के जैसे ही डील करता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल, एक तरीका, एक लीगल फॉर्मेट उस लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखने का। और इसी तरीके से सिमेंटिक सिमेंटिक बताता है कि क्या होने वाला है, आप क्या करना चाहते हैं। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कैसा आउटपुट मिलेगा या क्या होगा एक्चुअल में। दोस्तों अभी तक हमने बात करी पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स। पाइथन आज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल, किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही है, और पाइथन के प्रोग्राम्स आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उससे पहले आप पाइथन के प्रोग्राम्स स्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं और फिर उन्हें कैसे रन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का कोड है वो बहुत ही क्लीन हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और इसके लिए हम 2 काम करते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनको हम एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा हम अपने पाइथन प्रोग्राम्स में कमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स की, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखा होगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफायर्स वैसे ही हैं, कुछ नाम अलग अलग प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के, और जिन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि वेरिएबल्स के नाम, फंक्शंस के नाम, और उन्हें क्या टास्क करना है, और ये सब प्रोग्रामर के द्वारा ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। जो नेम्स हैं वो और कुछ नहीं, बस एक पर्पस इंडिकेट करते हैं कि वो क्या काम करेंगे। पाइथन में जो आइडेंटिफायर्स हैं ये लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशंस से आप बना सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा एक लेटर या फिर एक अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। आप डिजिट से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर है, माय पे रेट है, स्कोर 2 है, ये सभी वैलिड किस्म के आइडेंटिफायर्स हैं।
दोस्तों अब बात करेंगे हम कीवर्ड्स की। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी देखा होगा कि कुछ शब्द रहते हैं जिनका खुद का एक फंक्शन होता है, रिजर्व फंक्शन होता है, और उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में भी कुछ ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में। अब चूंकि वो रिजर्व हैं तो उन्हें हम एक आइडेंटिफायर के जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो एग्जाम्पल हैं कीवर्ड्स के, जैसे कि इफ है, व्हाइल है, क्लास है, इंपोर्ट है, और भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, इन है, कुछ मेथड्स भी हैं। तो ये सभी जो कीवर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, उन्हें हम आइडेंटिफायर्स की तरह या वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अलग अलग तरह के डेटा यानी कि वैल्यूज़ को यूज़ या फिर प्रोसेस हम यहाँ पर कर सकते हैं, और ये सभी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, और मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों हम हमारे प्रोग्राम में अलग अलग तरीके के डेटा वैल्यूज़ के साथ डील कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि मेमोरी में अपने डेटा को स्टोर करने या फिर मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। आसान शब्दों में अगर इसको और अच्छे से समझें तो वेरिएबल्स को उन मेमोरी लोकेशंस के नेम्स या फिर रेफरेंसेस या फिर आइडेंटिफायर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमारा अलग अलग डेटा स्टोर है। तो पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसका सबसे पहले तो एक नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। दूसरा एक डेटा टाइप है यहाँ पर। डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह। और एक स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस जो कि उस पार्टिकुलर डेटा टाइप के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ साथ ही दोस्तों कुछ रूल्स भी हैं वेरिएबल्स बनाने के। वो रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हैं, जैसे आपने सी प्लस प्लस, जावा में देखे होंगे। आप पाइथन में कैमल केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने जावा के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उनका इस्तेमाल भी किया। लेकिन पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनको वेरिएबल नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स जो हैं पाइथन में वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए यदि आपने मान लीजिए कि एक वेरिएबल लिया है, अ, मान लीजिए नम, NUM, NUM, एक आपने पूरा स्मॉल केस में लिया और एक आपने कैपिटल में लिया, तो दोनों के मायने अलग हो जाएंगे, क्योंकि पाइथन जो है इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। पाइथन में वेरिएबल नेम मीनिंगफुल और लोअर केस में होना चाहिए, और इसे ही बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस माना जाता है। दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन होता कैसे है पाइथन में? पाइथन में सी प्लस प्लस और जावा के जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोई स्टेप नहीं होता, और इसीलिए पाइथन में किसी भी वेरिएबल का कोई फिक्स्ड डेटा टाइप भी नहीं होता। पाइथन में वेरिएबल यूज़ करने का प्रोसेस ये है कि प्रोग्राम में जहाँ पर भी आपको वेरिएबल इस्तेमाल करना हो, उससे पहले कहीं भी आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। पाइथन वेरिएबल का डेटा टाइप उस वैल्यू के हिसाब से अपने आप सेट हो जाता है जिस टाइप की वैल्यू आपने वेरिएबल को असाइन की होती है। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका डेटा टाइप भी अपने आप चेंज हो जाएगा। और पाइथन में इस फीचर को हम डायनेमिक टाइपिंग भी कहते हैं। पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है और कितने डेटा टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन वेरिएबल असाइनमेंट के केस में अगर हम बात करें पाइथन में, तो वेरिएबल की वैल्यू आप
एक सिंगल वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, और आप मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ एक ही वैल्यू असाइन करने के अलावा आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज भी एक ही साथ एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं कि पाइथन प्रोग्राम्स में कमेंट्स का यूज़ क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में रियल लाइफ प्रोग्राम्स यानी कि एप्लीकेशंस बनाते हैं, उस वक्त प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं और हमें बहुत ही सोच समझकर उन टास्क के कोड को प्रोग्राम करना होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कोड का लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हम खुद खुद ही कुछ समय बाद अपने कोड में कुछ बदलाव करने के लिए उसे देखेंगे, तो हमें खुद के किए हुए कोड को ही समझने में बहुत वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लगे और हम कम समय में उस कोड को अच्छे से समझ लें, अगर हम उसे दोबारा ओपन करके कुछ बदलाव करना चाहें, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स के सोर्स कोड के बीच-बीच में हम सिंपल इंग्लिश में एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नोट प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम कमेंट कहते हैं। कमेंट्स पाइथन इंटरप्रेटर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता, वो कंप्लीटली इग्नोर किए जाते हैं। कमेंट्स की वजह से प्रोग्रामर्स को ये याद रहता है, या आप कह सकते हो कि समझने में आसानी होती है कि किसी प्रोग्राम कोड या लॉजिक प्रोग्राम का क्या था और या फिर वो कैसे काम कर रहा था। दोस्तों, जब हम अपने पाइथन प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं यानी कि कंपाइल करते हैं, तब पाइथन इंटरप्रेटर उन प्रोग्राम्स में मौजूद कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, या आप कह सकते हो कि प्रोग्राम के आउटपुट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कमेंट को दो तरीके से भी प्रदान कर सकते हो, दे सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं और मल्टी लाइन भी होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट आप सेम लाइन में भी दे सकते हो, डिफरेंट लाइन में भी दे सकते हैं। इसके लिए आप हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। आप हैश को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो एक लाइन पे। कोड लाइन के बाद भी आप हैश का इस्तेमाल करके सिंगल लाइन कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट भी आप दे सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ज़्यादातर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी, जावा वगैरह में सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने का तरीका और सिंटेक्स जो है वो अलग होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मल्टी लाइन